तो वो पान वाला पूछा कि भाई क्या लगाऊं, तो बोले उसमें खोपरा डालो और खूब ढेर सौंफ डालो। तो वो पान वाला बोला मालेगांव से है क्या? बोले क्यों भाई? खूब ढेर। बोले वो तुमने खूब ढेर बोला ना, ढेर जो है खाली मालेगांव वाले बोलते। कलकत्ता का जो जिक्र किया तूने हमनसी, एक तीर मेरे सीने पे मारा के हाय हाय। क्या बात है। वही हाय हाय मैं कर रहा हूँ। गेटवे ऑफ इंडिया पे या दूसरे जो टूरिस्ट मकामात हैं वहाँ जाइए, वो गाइड रहते हैं, वो जाहिर रहते हैं, वो जाहिर तो रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, अंग्रेजी जानते नहीं है लेकिन अंग्रेजी में बात करते हैं वो। क्यों? जिसकी नज़्म जो अरबी की नज़्म, उसने अपने महल में, अल-हमरा नाम का महल है, उसमें खजूर का पहला पौधा लगाया था वतन की याद में। निज़ामत अगर तवील होती है तो निज़ामत नहीं रहती, वो जहमत बन जाती है। आप ख्याल कीजिएगा, जो नाजिम ज़्यादा बोलता है पीछे से लोग उड़ कर चलने लगते हैं। तो 1986 या 87 में मैंने एलिस्टर मैकलिन का एक नावल आइस स्टेशन ज़ेब्रा वो तर्जुमा किया। आइस स्टेशन ज़ेब्रा, इस पर फिल्म भी बनी है। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी पार्लियामेंट हमले के जुर्म में। तो उसके पहली बरसी जब आई थी तो ये अरुंधति राय बहुत बड़ी मुसन्निफ़ा है, अब बेहद साफ दिल की है, बुकर अवार्ड उसको मिला है। उनके पीछे मैं, उनके पीछे इसाक खिज़र साहब, उनके पीछे दूसरे लोग। अब हारून साहब जब नीचे उतरे तो फाटक से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुड़ के देखा तो नहीं, लेकिन वहीं से बोले अबे वो बेवकूफ़ इसाक को बुला। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। नाजरीन, आज की पॉडकास्टों में हम शहर मालेगांव की एक जानी मानी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ कलम से है, तालीम से है, किताबों से है, शेरो अदब से है और तालीमी हलके में अपनी पहचान अदब के हवाले से रखने वाली शहर मालेगांव की मशहूर और अजीम शख्सियत मेरी मुराद उस्मान गनी सर साहब से है, जिनका ताल्लुक़ एक बरसों से इसकस लाइब्रेरी से रहा है। इसकस लाइब्रेरी के हवाले से, आपकी अपनी ज़िंदगी पर्सनल लाइफ के हवाले से, आपके तजुर्बात के हवाले से, शेर व अदब के हवाले से, शुरा के हवाले से, किताबों के हवाले से ढेर सारी बात इंशाअल्लाह ताला हम सर से करेंगे। आप देखते रहें, इंशाअल्लाह ताला बहुत सारी नई बातें आपको सुनने को मिलेगी, बहुत सारी चीज़ों का आपको पता चलेगा और बहुत सारे तजुर्बात जो है तो सर के हमें सुनने को मिलेंगे। तो देखते रहिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर हैं? आपकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सर शुरू करते हैं इसकस लाइब्रेरी से ही जी कि इसकस लाइब्रेरी में आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तकर्रुर किस तरह से हुआ, उस पर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन हम लोग इसकस लाइब्रेरी से चलते हैं कि इसकस लाइब्रेरी का क़याम कब और किस तरह से अमल में आया। देखिए 1964 में अच्छा, हमारे हारून भैया साहब ने इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी कायम की। अच्छा, उसी का एब्रिविएशन जो उसका मुखफ़्फ़ जो है वो इसकस है, इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी, इससे मना है इसकस। अच्छा, और उसी सोसाइटी के तहत इसकस लाइब्रेरी का क़याम अमल में आया। ये इंग्लिश वर्ड था जी, इंग्लिश वर्ड जी। इंडो, उसी के तहत इसका क़याम अमल में आया। तो उसकी जो पहली जो मीटिंग हुई थी उसकी सदारत की थी वेंकट राव हीरे साहब ने। अच्छा, और उसमें बहुत सारे हमारे बुज़ुर्ग उसमें मौजूद थे, आज उन बेचारे उनका इंतकाल हो चुका है। और उसकी जो अंजुमन थी, यानी जो चैरिटी कमीशन में जो रजिस्टर हुआ, तो उसमें इसकस लाइब्रेरी की पहली सदर जो थी, चेयरमैन जो थी, वो विमल बाई शाह थी, डॉक्टर नवल राय शाह की धर्मपत्नी। हाँ, और आखिर तक वो हमसे वाबस्ता रही। अभी हाल में उनका समझ लीजिए 2019 में या 20 में उनका इंतकाल हुआ। जब तक वो इसकस की बुनियादी मेम्बरों में शामिल थी, वो उनका नाम बाकायदा शेड्यूल 1 में शामिल था। तो हारून साहब सेक्रेटरी थे और वो विमल बाई शाह जो थी वो सदर थी, और दीगर उनके रफ़्क़ा जो थे वो समझ लीजिए कि हारून हुसैन साहब थे हमारे कंपाउंड वाले, और ग़ुलाम अहमद मुंशी थे,
शौकत अजीज़ साहब थे, और एक अमीन मुकादम थे, और अबुल हसन अंसारी थे, और एक दीक्षित साहब थे कोई। ये मेरे पहुंचे तो बहुत पहले की बात है। और एक वो थी कुलकर्णी साहब थे एक। ऐसे हिंदू मुसलमानों की मिली जुली तंजीम थी ये। क्या बात। उसके तहत जो है इसका लाइब्रेरी जो कायम हुई। और मैंने तो पूछा था हारून साहब से, हारून साहब सबसे पहला कहाँ पर ये आपका शुरू हुआ दारुल मुतालिया यह लाइब्रेरी? तो उन्होंने मुझे बताया था कि शराब बाज़ार में ये थे सिटी रेडियो वाले, क्या नाम उनका, नानावटी साहब। उनके वहाँ एक कमरे में शुरू हुई थी लाइब्रेरी। क्या बात। किस जगह पर? ये नानावटी का मकान मुझे नहीं मालूम कहाँ पर है, लेकिन वो मैं पूछा था बाद में वहाँ इनके सिटी रेडियो में जाकर मैंने पूछा भी था। हाँ बिल्कुल बराबर है, हमारे जो पिताजी थे या दादा जो थे उन्होंने ये जगह दी थी कि वो आप लोग शुरू कीजिए। तो इस तरह ये हिंदू मुसलमानों की एक बहुत ही बेहतरीन तंजीम थी, और सब उसमें लोग आते थे जाते थे। और उसके बाद फिर जो था तो धीरे धीरे कारवां बढ़ता चला गया, नए लोग उसमें शामिल होते गए। बाद में इसरार आज़मी साहब आए, हमारे फारूक मुकादम साहब आए, और दीगर बहुत सारे लोग आते गए। और उर्दू का मामला था यहाँ पर, तो इसमें आज जो तकसीम हमें और आज जो नज़रिया देखने को मिलता है कि भाई उर्दू ज़ुबान ये मुसलमानों की है, लेकिन आप बता रहे कि उस वक्त तो हिंदू मुस्लिम मिलकर इस तंजीम के अंदर शामिल थे, यानी कि उनको भी उर्दू से लगाव था। जी, उन्होंने भी उर्दू की बहुत खिदमत अंजाम दी है। तो सर, वाबस्तगी आपकी फिर कब से हुई इसकस लाइब्रेरी से? मेरी वाबस्तगी 1979 से हुई है। अच्छा जी। और उसका समझ लीजिए वाक़या ऐसा है कि मैं पहले से मैं इसकस लाइब्रेरी आता जाता था मुताले के लिए। जी। तो मैं यहाँ पर पढ़ाता था सरदार नगर में, स्कूल नंबर 10 में। पत्थर वाली स्कूल। हाँ, पत्थर वाली स्कूल जिसको बोलते हैं। और उस पत्थर वाले स्कूल से बहुत से हीरे निकले हैं। क्या बात है। पत्थर से हीरा निकलता है। तो मैंने इश्तिहार पढ़ा था अपने बेबाक में। हारून साहब मुझे जानते थे, मेरे वालिद के साथ वो समझ लीजिए खेलते थे। क्रिकेट खेलते थे। मेरे वालिद भी आपकी गली के सामने ही रहते थे। अच्छा। ये सामने जो गली है, मलंग सरदार की चाल, बराबर। मलंग सरदार मेरे दादा के दादा थे। और आज भी मेरे सारे रिश्तेदार, सारे अजीज़ यहाँ पर रहते हैं। सही। तो एक इश्तिहार पढ़ा था मैंने कि भाई इसका लाइब्रेरी के लिए एक लाइब्रेरियन की ज़रूरत है। किताबों से मुझे शुरू से दिलचस्पी थी। तो मैं स्कूल से घर जा रहा था, तो हमारे ये नूर हॉस्पिटल है, उस ज़माने में नूर हॉस्पिटल नहीं था, डॉक्टर खलील अहमद अंसारी साहब का मकान था उस जगह पर। उस जगह पर जहाँ आज नूर हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर खलील अहमद अंसारी साहब का घर था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरी उनसे मुलाकात हुई। हारून साहब उधर से आ रहे थे, मैं इधर से जा रहा था। मैंने रोका, हारून साहब रुकिए। तो हारून साहब रुके। हाँ भाई क्या बात है? हारून साहब, मैं आपका इश्तिहार मैंने देखा तो मैं वहाँ पर आना चाहता हूँ। ठीक है, बोले आ जाओ। मैं शाम में इसका लाइब्रेरी गया तो कंपाउंड था, एक छोटा सा कमरा था, 15 बाय 20 का एक छोटा सा कमरा था पतरे वाला। उसमें 5-6 अलमारियाँ रखी थी, एक लंबी कतार में कुर्सियाँ रखी थी, और कुछ लोग वहाँ बैठे मुताला कर रहे थे। मैं वहाँ पहुँचा, मेरे पीछे थोड़ी देर बाद हारून साहब आए। आते ही साल उन्होंने कहा, वहाँ पर एक आदमी काम करते थे इदरीस नाम के, बोले इदरीस भाई ये जो है कल से ये आया करेंगे, ये देखेंगे यही लाइब्रेरियन है। उन्होंने मेरे हाथ में चाबी दे दी, ये अब तुम संभालो। वो तारीख और आज की तारीख। सर, जब आपने ज्वाइन किया था तो उस वक्त तो कितनी किताबें रही होगी लाइब्रेरी? उस वक्त लाइब्रेरी में थी 1100 किताबें थी उस वक्त। सॉरी 1300 किताबें थी। अच्छा। और 6 मेंबर थे जो किताबें ले जाते थे। अच्छा, 6 मेंबर उस वक्त 6 मेंबर थे। और मौजूदा वक्तों में कितनी किताबें? आज 19,500 किताबें हैं। क्या बात। और मेंबरों की तादाद, मैं एक मेंबर बनाया मैंने कल, तो उसका नंबर, रजिस्टर्ड नंबर है 404। इस तरह इतनी तरक्की है भी। अब फिर इमारत तो आप देख ही रहे हैं। हाँ, इमारत तो, और उसके पीछे अभी उसके बारे में मत पूछिएगा, बहुत लंबी तारीख है इमारत की, इतने मुख्तसर वक्त में पूरी नहीं होगी। सही है। जी सर, किन किन मौजूआत पर किताबें मौजूद है लाइब्रेरी में? आपको किस मौजू पर चाहिए? तारीख, दीनियात, हमारे पास सब मौजू, हर मौजू पर है। अच्छा, माशाअल्लाह। हर मौजू पर, कुछ कम है कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन सारे मौजूआत पर हमारे पास किताबें मौजूद हैं।
लोग आते हैं, पूछते हैं, क्योंकि देखिए एक मौजू पर हम मुकम्मल तौर पर किताबें इकट्ठा नहीं कर सकते। सही बात है जी, इसलिए कि एक मौजू के ऊपर यानी कि हजारों किताबें हैं। सही है, सही है। तो हम वो नहीं कर सकते थे। जो उसमें उस मौजू के ताल्लुक से जो अच्छी मशहूर किताबें हैं, अच्छी मत बोलिए, हर किताब अच्छी होती है मेरे नज़र में कोई किताब बुरी नहीं होती। सही है। तो जो किताबें मशहूर रहती हैं या जिनकी ज़रूरत पड़ते रहती है, हम मंगा लेते हैं और रख देते हैं। लोग आते हैं, पूछते हैं, देखते हैं, लेके चले जाते हैं। सही बात है जी सर। दरस व तदरीस से भी आप स्कूल में वाबस्ता रहे। जी। वो दौर कैसा था, वो ज़माना कैसा था, किस तरह से टीचिंग लाइन उस वक्त तो थी और आज उसमें कितना कुछ फ़र्क आया? गालिब कलकत्ता गए थे तो वापसी में उन्होंने एक शेर कहा था, कलकत्ता से वापसी। कलकत्ता का जो जिक्र किया तूने हमनसी, एक तीर मेरे सीने पे मारा गया, हाय हाय। क्या बात है। वही हाय हाय मैं कर रहा हूँ। सर एक सुनहरा दौर रहता है हजरत वो। हाँ, सही। और हर टीचर के जब वो रिटायर होता है तो वो उसको जो कोई क्या बोलते हैं उसको, बकौल मुश्ताक यूसुफी के कोई निदा से सदाएँ आती हैं, माजी के बांधे से बुलावा आता है और वो उसी में नॉस्टैल्जिया में वो खोया रहता है। और सही मानों में वही सारी यादें, वही सारी बातें उसकी ज़िंदगी का सरमाया रहती है। सही बात, सही बात है। सर गालिब का भी आपने तस्करा किया तो हमारे शहर मालेगांव भी गालिब का आना बताया जाता है। गालिबन नुकूश में जो तारीख़ दर्ज है, गालिबन हाँ नुकूश में ही शायद जी कि वो मालेगांव आए थे, कुछ दिन यहाँ पर क़याम भी रहा और जामा मस्जिद के मुसाफिर खाने में कुछ दिन तक रुके रहे और उसके बाद फिर उन्होंने आगे का सफ़र तय किया। तो सर जैसा कि हम बात कर रहे थे कि तालीम के हवाले से फ़ी ज़माना तालीमी मेयार, पहले का दौर भी आपने देखा है, मौजूदा दौर भी आपकी नज़रों के सामने, कैसा देखते हैं इस वक्त जो तालीमी मेयार है, जिस तरीके से स्कूलों के अंदर तालीमी सिलसिला है, क्या आप इससे मुतमईन हैं? मेयार का पैमाना आपके नज़दीक क्या है? तालीमी मेयार का पैमाना आपके नज़दीक क्या है? अच्छा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए, और जो सलाहियत देना चाहते हैं टीचर्स, जाहिर सी बात उनके अंदर जो होगा वही देंगे। तो पहले जैसे कि आप लोग भी तालीमी दौर से गुजरे, आप जिस तरीके से आप लोग आपके दौर के चमक रहे हैं, दमक रहे हैं और ज़माने को फैज़याब कर रहे हैं, लेकिन अब जो लोग निकलते हैं तो वो रमक और वो रंग उनके अंदर नज़र नहीं आता कि आपका बदल उन्हें कहा जा सके। अगर आपकी तरह वो बनते और आप लोगों ने जो किया है, अगर उनसे वैसी उम्मीदें भी हम करते तो हम समझते कि नहीं, कहीं ना कहीं तालीमी इंसाफ इनके साथ हुआ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब मेरे नज़दीक उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्क को तालीम का आला तरीन मेयार समझ लिया है। मार्क्स बच्चा हासिल करे, चाहे जैसे हासिल करे, और कैसे हासिल करता है ये ईमानदार बच्चों को छोड़ दीजिए, बाकी कैसे हासिल करता है तो रोज़ का अखबार आप पढ़ लिया कीजिए, कितने स्कैंडर्स मार्क्स के और तालीम के निकलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। बराबर। तो अब मेयार जो है वो तो आपने एक पैमाना जब तय कर लिया है तो उस पैमाने तक पहुंचने के लिए आप कोई भी रास्ता इख्तियार कर लीजिए, मुनासिब नहीं है। सही है, सही। और अब मैं आपको एक बताऊं कि हमारे वहाँ पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। मिसाल के तौर पर आप सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है और इन्फोसिस है, विप्रो है। ये अपने वहाँ पर जब नए रिक्रूट्स, नए लोगों को जब मुलाजिम रखते हैं तो इनकी आमतौर पर ये शिकायत है कि ये नए मुलाजिम, नए लड़के जिनके कहना चाहिए, ये हमारे मुकर्रर करता मेयार पर पूरे नहीं उतरते। अगरचे वो ITI रहते हैं, आला तालीम याफ्ता रहते हैं, लेकिन कंपनियों के जो मेयार है उस पर मुकम्मल नहीं होते, वो पूरा नहीं होते वो। तो अब कंपनियां जो है उन नए लोगों के लिए स्पेशल कोचिंग क्लासेस का इंतज़ाम करती हैं, ख़ासतौर से इंग्लिश बोलने, लिखने और समझने के लिए। तो अब उसके बाद सर सही है, अपडेट होती है तो जो उस फील्ड में तो उसी के हिसाब से उसको भी अपडेट होता रहेगा तो वो ज़माने से कदम मिलाकर चल सकेगा। अब आप समझ लीजिए यहाँ पर तालीमी मेयार की बात आप कर रहे हैं कि इंग्लिश के बहुत सारे स्कूल खुले हुए हैं इंग्लिश मीडियम से, है ना। उन इंग्लिश मीडियम्स में जब क्लास में टीचर पढ़ाता है तो इंग्लिश में पढ़ाता है,
क्लास के बाहर निकलता है तो बच्चे से उर्दू में बात करता है। तो बच्चा जब घर जाता है तो उर्दू में बात करता है। वो जब बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो ना वो खिचड़ी रहता है, वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। सही बात है सर। तो उस जब आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को आप इंग्लिश माहौल दीजिए, उनसे कन्वर्स कीजिए, उनसे बात कीजिए। डेली जो यूज़ होता है इस अंग्रेजी का, उसको अंग्रेजी में बात कीजिए आप, तब उसके ऊपर वो, वरना इस तरह तो रटने वाला मामला हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि तकरीबन 20 सालों से हमारे शहर में कई इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चल रही है जी। तो अगर उस वक्त से लेकर अगर अभी तक अगर उसका हम एक नीचे सतह का भी एक एवरेज निकाले तो कितने सारे इंग्लिश बोलने वाले शहर मालेगांव में अब तक नज़र आने चाहिए थे। बिल्कुल नहीं आते। लेकिन आपकी बात सुनकर मुझे एक टीचर थे हमारे दोस्तों, उन्होंने भी यही कहा था कि अगर तुम लोगों को इंग्लिश अगर सीखना है तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है क्लास वगैरह की। हम लोगों ने कहा कि भाई क्या बात करता है, तो कोई क्लास की ज़रूरत नहीं, क्लास अटेंड करेंगे जाएंगे तभी तो सीख पाएंगे। बिल्कुल। उसने कहा कि इसके लिए माहौल ज़रूरी है। अगर माहौल हम लोगों का वैसे क्रिएट हो जाता है तो क्लास नहीं भी होगी, हम लोग माहौल में रहकर वो चीज़ सीख लेंगे। और बाहर के कुछ अहबाब से कई मरतबा मुलाकात हुई भी तो आपस में वो लोग इंग्लिश में बातें करते थे, तो वैसे किसी ने पूछ लिया कि भाई किस तरीके से लर्निंग इतनी ज़बरदस्त है, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कोई क्लास ज्वाइन नहीं किया, हम लोग ऐसे माहौल में ही रहते हैं, माहौल से हमने सीखा है। आप देखिए, आप गेटवे ऑफ इंडिया पे या दूसरे जो टूरिस्ट मकामात हैं वहाँ जाइए, वो गाइड रहते हैं, वो जाहिल रहते हैं, वो जाहिल तो रहते हैं, कम पढ़े लिखे रहते हैं, अंग्रेजी जानते नहीं है लेकिन अंग्रेजी में बात करते हैं वो। क्यों? माहौल का सर। अच्छा, एक वाक़या मुझे कहीं पढ़ने में आया है कि एक शख्स के बच्चे थे, वो उनको मराठी बोलवाना चाहता था, मराठी माहौल के था, मराठी बोलवाना चाहता था, लेकिन बच्चे जो थे उर्दू यानी इंग्लिश जानते थे। तो किसी ने उसको मशवरा दिया कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे माँ बाप गांव में है ना, वो मराठी वाले थे, यानी मराठी उनकी मदर लैंग्वेज जो थी वो मराठी थी, तो तुम बच्चों को वहाँ भेज दो और उनको ताकीद करो कि इन बच्चों से सिर्फ मराठी में बात करो, इन बच्चों से सिर्फ मराठी में बात कीजिए, उर्दू का अंग्रेजी का एक लफ्ज़ मत बोलने दीजिए। तो उन्होंने वैसे ही किया। 3 महीने की छुट्टी थी, 2 महीने की। जब वो बच्चे वापस आए तो वो फ्लुएंटली यानी मराठी एकदम फ्लुएंटली बोलते थे। तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे शहर में होना चाहिए। सही है, सही है सर, आपकी बात से बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। और इस पर एक दलील ये भी दी जा सकती है कि हमारे शहर के मज़ाफ़ात में आप देख लें, या फिर उन लोगों को जो छोटा मोटा कारोबार धंधा व्यापार करने के लिए खेड़ों पर मज़ाफ़ात में जाते हैं, वो मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी बोलते हैं, बिल्कुल माहौल की वजह से। जी जी बिल्कुल। या तो हमारे यहाँ तो आबादी का डिवाइडेशन है, इस तरफ सारे मुसलमान हैं, इधर तो ना अंग्रेजी का तस्वुर है ना मराठी जी बिल्कुल। लेकिन जो लोग मिली जुली आबादी में रहते हैं तो लोग की मराठी बहुत अच्छी होती है लोगों से। आप तो मराठी उर्दू हम लोग उर्दू छोड़ के मादरी बोलते हैं। हाँ उसको क्या करेंगे। सही है। अब बहुत सारे घरानों में बहुत सारे जगहों पर अब थोड़ी सी तब्दीली आ रही है। जी जी, उस जबान को छोड़ कर जो तो अब उर्दू पर ही। हालांकि मैं मादरी के मुखालिफ नहीं हूँ, बहुत ही कशिश है इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल। हम लोग लखनऊ गए थे गाड़ी से, तो वापसी में उन्नाव वहाँ से करीब एक जगह है, तो चाय खा नाश्ते के लिए वो रुके, तो हम सब इसमें बोल रहे थे, मादरी में बोल रहे थे। वो जो चाय जो काउंटर पे बैठा था बहुत गौर से सुन रहा था। बोले भाई आप लोग कहाँ के हैं? हम लोग कहा भाई मालेगांव के हैं। बोले मालेगांव कहाँ है? हम लोग मालेगांव के। हाँ, तो बोले हम लोग वहाँ से है, महाराष्ट्र से हम लोग आए। और आप लोग कौन से बोली बोल रहे थे? बोले हमारी मुकामी बोली है। बोले भाई हमारी बोली और आपकी बोली में तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन आपकी बोली सुनते हमको बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये एक तरह से शनाख्त है। हाँ, सही। एक शख्स पूना गया था, वहाँ पान की बहुत मशहूर दुकान है। गया वहाँ पर, तो वो पान वाला पूछा कि भाई क्या लगाऊं? तो बोले उसमें खोपरा डालो और खूब ढेर सौंफ डालो। तो वो पान वाला बोला मालेगांव से है क्या? बोले क्यों भाई? खूब ढेर। बोले वो तुमने खूब ढेर बोला ना, ढेर जो है खाली मालेगांव वाले बोलते। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल
मसाला चक्की वाली गली नंबर 6 फिरदौस टावर इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सर, जी। उर्दू लाइब्रेरी पर अभी आपने बात की जी। तो शोरा हजरात में और जिस जो अदब से वाबस्ता बड़ी शख्सियात है, जी। कितने लोगों की आमद हुई होगी लाइब्रेरी में? फैज़ साहब का एक नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, न मांगे। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। उसका एक मिसरा है, इतने एहसान के गिनवाऊँ तो गिनवा न सकूँ। मैं उसी में तब्दीली करता हूँ, इतने मेहमान के गिनवाऊँ के गिनवा न सकूँ। अब समझ लीजिए कि हारून साहब बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से लेकर पृथ्वीराज कपूर से लेकर आपके सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी और आपके जावेद अख्तर से होते हुए ज़फ़र गोरखपुरी तक, और ज़फ़र गोरखपुरी से लेकर वहाँ से जो चला है कारवां, तो फिर वो अपने मुजीब खान साहब, इकबाल नियाज़ी, यहाँ तक सैकड़ों जो है अदबा और शुरा जो है इसका की ज़ीनत बन चुके हैं। और मेरी अपनी बदकिस्मती ये है कि मैंने उनका कोई रिमार्क बुक नहीं रखा। उनका रिमार्क में साइन वगैरह जो है लिखते हैं, मैं नहीं लगा। हाँ, ये मेरी गलती है, मुझे उसका भी मुझे अफसोस है। बल्कि लाइब्रेरी जिस जगह पर कायम है वो तो कैफी आज़मी रोड ही हमारी कोशिशों से हुआ है वो। हारून साहब ने किया था उसको। सही है, बहुत अच्छी अदब से वाबस्ता शख्सियत का नाम रोड को दिया गया और वहीं पर जो है तो लाइब्रेरी कायम है। जी सर, इतने सारे अजीम सितारे ये सब मालेगांव आए हैं। मैं आपको बताऊं, हमारे एक शाबान जामई साहब थे, मरहूम, बड़े अच्छे आदमी थे बेचारे। तो वो भी बुनियादी मेंबर थे यहाँ इसका लाइब्रेरी के। तो वो बता रहे थे कि एक मरतबा मैंने उनसे पूछा, वो पैदल चलते थे, और सादा तो आप इतनी दूर है आपका स्कूल और आप वहाँ यहाँ से वहाँ पैदल क्यों जाते हैं, साइकिल पर जाया कीजिए। तो हंसे। अबे बोले सुन, एक मरतबा सरदार जाफरी यहाँ पर आए थे, तो मुझे कहा गया था कि आप उनको एसटी स्टैंड से लेकर आइए। सरदार जाफरी से बस से आए थे। एसटी स्टैंड यहाँ था पुलिस स्टेशन के सामने, सिटी पुलिस स्टेशन के सामने अभी भी है, हाँ, ये नया नहीं बना था जब। तो शाबान जामई साहब गए उनको लेने के वास्ते, ये मैंने खुद अपने कानों से सुना है। शाबान जामई साहब उनको लेने के वास्ते, अब उनको साइकिल में गए थे ये जामई साहब, उनको लेके डबल सीट बैठ के दोनों आ रहे थे। सरदार जाफरी को अपने पीछे बिठाकर ये आ रहे थे। रास्ते में क्या हुआ क्या नहीं, एक जगह गिर पड़े, सरदार जाफरी समेत गिर पड़े जामई साहब। बोले उस दिन के बाद से फिर मैंने साइकिल नहीं चलाई। तो सर, जॉन एलिया साहब से भी आपकी कुछ नशिस्त बर्खास्त नहीं, या फिर ऐसी बड़ी शख्सियतों से जो मुलाकात हुई हो और उनके साथ कुछ यादगार लम्हात बीते हों, वो कुछ बताइए। देखिए, मेरे को ऐसे ख़ास मरासिम किसी से भी नहीं रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये सब तो आते थे चले जाते थे। तो उसके बाद कभी मैंने ना उनको ख़त लिखा ना उन्होंने मुझे ख़त लिखा। अच्छा। तो इस किस्म की कोई मुलाकात मेरे जहन में तो नहीं आ रही है। स्टेज पर किसी प्रोग्राम में किसी से कुछ मुलाकात या कुछ? स्टेज पर तो ये आते थे, चूँकि इसका लाइब्रेरी का जो प्रोग्राम होते थे तो उमूमन सारों के साथ आपने स्टेज? हाँ, नाजिम में ही रहता था। और मैं यहाँ पर ये वजाहत कर दूँ कि निज़ामत ना मेरा शौक़ था ना मेरा पेशा था। ये मजबूरी थी। क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा था नहीं लोगों को तारुफ कराने के लिए। अब वही धीरे धीरे वही चीज़ बढ़ते बढ़ते समझ लीजिए एक तरह से शौक़ भी बन गई और लोगों की ज़रूरत थी, इसलिए कि चलते रहे। आज मैंने तकरीबन बंद कर दिया है। सर, निज़ामत के लिए बहुत सारे लोग आज नाजिम मौजूद है, क्या होना चाहिए एक नाजिम के अंदर निज़ामत निखरे, उसके लिए ज़रूरी फ़न क्या है? शाइस्तगी। ज़बान से कोई लफ्ज़ ऐसा ना निकले जिससे किसी का दिल दुखे। अच्छा। और आप कुछ भी बोलिए, लेकिन मुख्तसर बोलिए तो बेहतर है। अच्छा। निज़ामत अगर तवील होती है तो निज़ामत नहीं रहती, वो ज़हमत बन जाती है। आप ख्याल कीजिएगा, जो नाजिम ज़्यादा बोलता है पीछे से लोग उठ कर चलने लगते हैं। तो निज़ामत अगर मुख्तसर हो, टू द पॉइंट हो, तो वो कशिश रखती है।
सही उसके अलावा आप सिर्फ, और फिर दूसरी बात यह है कि जो मेहमान हैं जिनको आप पढ़वाना चाहते हैं, जिनको आप सुनवाना चाहते हैं, उनको आप वक्त दीजिए। सही है। आप ही बोलते रहेंगे, आप ही सुनते रहेंगे तो लोग तो अच्छा, फिर वो वक्त तो इसीलिए लेते हैं हाँ, कि किसी को जब माइक पर बुलाना हो तो उनके हवाले से बात करते करते फिर बहुत सारी चीज़ें गुलू की तरफ चली जाती जी बिल्कुल। ये भी नहीं जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। नहीं होना गुलू चाहिए। लोग करते हैं हाँ, कि ये तो हाँ। इनकी शायरी में दरिया की रवानी देखी और ये सारे जो जुमले होते हैं, जी बिल्कुल। अच्छा तो सुनने में बहुत लगता है, लेकिन हर कोई उसे कबूल हाँ। नहीं कर सकता। सर, अभी जल्दी एक किताब आने वाली है, रेगे अय्याम। जी आप इसका टाइटल हमने सुना भी, कहीं पढ़ा भी है, आने वाली है और अदबी हलकों में इसकी एक गूंज है। जी। तो रेगे अय्याम, इसका मतलब क्या है? ये किताब किस मौज़ूआत पर मुश्तमिल है? थोड़ा सा इसके हवाले से इंट्रो दे दीजिए सर। जी, असल में अगर इसे ताल्ली ना समझा जाए जी, तो मैं ये कहूँ कि इंग्लिश नावल का शौक़ मुझे आज 20-25 साल से है। जी, उर्दू तो खैर पढ़ता ही था। हाँ, इंग्लिश नावलों का शौक़ मुझे 20-25 साल से, और बिला मुबालगा मैंने हज़ारों नावल पढ़ डाले हैं। तो उनमें मुझे जो सबसे ज़्यादा पसंद आए, बहुत सारे लोग पसंद आए उसमें, मिसाल के तौर पर ये सिडनी शेल्डन है, केन फॉलेट है, विल्बर स्मिथ है, रॉबर्ट गुडलम है, जैक हिगिंस है, और बहुत सारे ऐसे हैं। ये फेमस राइटर्स हैं। तो इनमें से उस ज़माने में मैं जब समझ लीजिए पढ़ना शुरू किया था तो एक किताब मजहरुल कल्वी साहब की मेरे हाथ आ गई थी, गंज सुलेमान। नहीं, ये मजहरुल कल्वी, बहुत अच्छे, बहुत मुतरज्जिम हैं। मुझे बहुत पसंद आई वो किताब। तो वो ख्वाहिश मेरे दिल में दबी थी, लेकिन ज़बान पर या कभी उसको अमली तौर पर मैंने किया नहीं कि भाई किसी किताब का तर्जुमा किया जाए। सही। बाद में जब इन इंग्लिश नावलों से मेरा तारुफ हुआ और मैं आगे बढ़ा थोड़ा सा, तो मुझे लगा कि भाई कुछ किताबें ऐसी हैं जो हमारे उर्दू अवाम तक पहुंचना चाहिए। अब उसके बाद फिर हमारे मजहरुल कल्वी साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने तक में 100 नावल जो है तर्जुमा किए हैं, मशहूर नावल। उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद से वो सिलसिला ख़त्म ही हो गया, समझ लीजिए, कोई दूसरा आया नहीं। तो 1986 या 87 में मैंने एलिस्टेयर मैकलिन का एक नावल आइस स्टेशन ज़ेब्रा, वो तर्जुमा किया। आइस स्टेशन ज़ेब्रा, इस पर फिल्म भी बनी है। और उसी वक्त मैंने उसको नसीब मुगडिपो लखनऊ भेजा था। वही लोग जो थे आलवी साहब के नावल छापते थे। तो उन लोगों ने देखा तो उनको पसंद भी आया, तो उन्होंने फिर 2 और किताबें भेजी, इसका भी तर्जुमा कर दीजिए। मैंने उसका भी तर्जुमा कर दिया। अब इत्तेफाक है, उन्होंने कहा कि भाई हम उसको छापेंगे। अब इससे बदकिस्मती कहिए कि उस नसीम बुक डिपो में आग लग गई। सारा उनका खत जल कर ख़त्म हो गया, नसीम बुक डिपो ही ख़त्म हो गया। अब उस आग में मेरी 3 किताबें भी जल गई, और बदकिस्मती ये हुई कि उसकी कोई नकल मेरे पास नहीं थी। अच्छा, तो मैं बहुत बददिल हो गया उस वक्त। असल जो कॉपी थी वही यहाँ मैंने भेज दिया था कि ये तो छपने वाली है। तो अब वो बददिल हो गया बिल्कुल। उसके बाद मैंने लिखना बंद कर दिया, सिर्फ पढ़ता रहा। अभी समझ लीजिए कि 2021 में हमारे अहबाब ने इसरार किया कि अबे लिख। तो मैंने फिर नवंबर 21 में इस किताब का इंतखाब किया। सैंड्स ऑफ टाइम, सिडनी शेल्डन की किताब है और बेहतरीन एक्शन है। मैंने इस किताब का इंतखाब किया और उसका तर्जुमा शुरू किया। तो बीच में वक्त मिलता था तो करता था, मसरूफियत बहुत थी मेरी, वक्त मिलता था तो करता था। कभी कभी ऐसा होता था कि हफ्तों बल्कि महीनों उसको हाथ भी नहीं लगा सकता था। उसके बाद फिर ऐसा होता था कि 1 हफ्ता मुसलसल लिख लो। तो इस तरह समझ लीजिए सितंबर 23 में वो मुकम्मल हुई। फिर वो उसको प्रूफ रीडिंग है, ये है वो करके अब समझ लीजिए वो मंजर यहाँ पर आने वाली है। तो दुआ कीजिए कि लोगों पर पहुँचे। कितने सफ़ात पर मुश्तमिल? 360 सफ़ात हैं। 360 जी। और मौज़ूआत किस तरह के? मौजू उसका यही है, सबोटेज। ये उसका बैकग्राउंड मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर बता दूं कि स्पेन
स्पेन जहाँ मुसलमानों ने 400 साल तक हुकूमत की, हाँ। बाद में जो हुआ वो तारीख का एक हिस्सा है। तो वहाँ पर 1900 स्पेन पुराना नाम कुस्तुनतुनिया। नहीं कुस्तुनतुनिया तुर्की में है। अच्छा। स्पेन करतबा, अलहमरा, हाँ। अशबेलिया, जी जी जी। ये अच्छा। अब्दुर्रहमान अद्दाखल हाँ। है ना, जिसकी नज़्म जो अरबी की नज़्म है, उसने अपने महल में, अलहमरा नाम का महल है, उसमें खजूर का पहला पौधा लगाया था वतन की याद में। ये उम्मी शहजादा था, उम्मी शहजादा था। उसके पीछे पूरे लोग जो थे अब्बू अब्बास के पूरे पड़े हुए थे, और वो पूरे इराक में वो घूमता फरार होता रहा, वो भागता रहा। तो वहाँ से फिर वो वहाँ गया स्पेन। अच्छा। स्पेन में उसने अपनी हुकूमत कायम की, उम्मी सल्तनत वहाँ की थी। तो उसने पहला पौधा लगाया वतन की याद में, खजूर का। उसने एक नज़्म कही थी अरबी में, अरबी में वो नज़्म आज भी मास्टर पीस है। जी। आपने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारक में उम्मे माबद का कसीदा सुना होगा ना? उसके बाद उसी का नंबर है। अच्छा, सही। तो उसमें वो बैकग्राउंड उसका ये है कि 1936 में एक डिक्टेटर जनरल फ्रैंको था, उसने स्पेन कब्जा कर लिया, और वहाँ की जो एक अक़लियत थी, बास्क कबीला था, नस्ल के लोग थे, तो उन्होंने मुखालफत की, तो उनके ऊपर उसने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, बहुत सारे जुल्म किए उसने। तो उसमें से तहरीक मुज़ाहिमत जो थी, रेजिस्टेंस मूवमेंट जो थी, तहरीक मुज़ाहिमत, तो उसमें मुख्तलिफ लीडर आते गए। तो एक उसमें से हीरो जो था, दास्तान एक कहानी है, हकीकत नहीं है ये। तो एक हीरो की दास्तान है, किस तरह वो हुकूमत से टकराया और उसको क्या क्या मराहिल उसके पेश आए। तो उसका पैराया, उसका अंदाज़ बयान इतना दिलचस्प था कि मुझे लगा कि यार ये नावल जो है ये मुझे करना चाहिए। और वाकई मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जब करने के बाद जब पूरी तरह प्रूफ रीडिंग वर्क सामने आ गई, तो मैंने उसको जब पढ़ा फिर से, तो मुझे खुद हैरानी हुई कि अगर ये मैंने किया है तो आप देखिएगा उसे, और हो सके इजरा वगैरह कब कुछ। हाँ, उसके लिए एक प्रोग्राम कमेटी हमने तरतीब दी है। अच्छा। तो सब इंतज़ाम वो लोग कर रहे हैं। और गालिबन 29 दिसंबर का वक्त उन्होंने तय किया है। 29 दिसंबर संडे का दिन है, इतवार का दिन है, रात में 9 साल इसकस लाइब्रेरी में। जी। नासिर, इस तारीख को और मकाम को, वक्त को आप लोग जहन में रखें, और रेगे अय्याम नामी किताब का जो इजरा अमल में आने वाला है, यूँ तो बहुत सारी किताबें हमारे शहर के अंदर उसका इजरा होता है, तो उसकी तकरीब में हम लोग शिरकत करते हैं, तो इस मरतबा इसे भी हम लोग याद रखें, और उर्दू के हवाले से, अदब के हवाले से अपने आप को जो है तो बेदार रखने की कोशिश करें। सर, आज बहुत सारे शोरा मौजूद हैं, नए नए कलमकार, नए नए मुसन्निफ़ीन, नए नए लिखने वाले आते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो माशाल्लाह आप जैसे सीनियर लोगों से इस्लाह लेते भी हैं, कबूल भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका है कि जिनकी इस्लाह की जाए वो इस्लाह सुन तो लेता है लेकिन कबूल नहीं करता। तो ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? अगर वो लिख रहे हैं तो क्या मेयार होना चाहिए अदब के हवाले से, उनका मिजाज क्या होना चाहिए? हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे पहली आयत कौन सी नाजिल हुई? इक़रा बिस्मि रब्बिका खलक़। इक़रा, आगे बोलिए। इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मा फलक़, खलक़। और उसके बाद क्या है? अल्लमा बिल कलम। जी। तो इक़रा पहले है, पढ़ो। अल्लमा बिल कलम, कलम बाद में है। तो पहले पढ़ो, फिर लिखो। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बात। सही, लिखने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। आप 100 किताबें पढ़कर अगर 4 सफ़ात लिख लिए तो आप कामयाब हैं। सबसे पहले पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए, उसके बाद लिखना शुरू कीजिए, बस यही है। और फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपका मेयार बुलंद होगा, आपकी ज़बान शुस्ता होगी, आपके ख़यालात में तब्दीली आएगी, आपकी कलम में रवानी आएगी। पढ़े बगैर लिखेंगे तो वही होगा जो आज हो रहा है। तो सबसे पहले पढ़िए। सही है, सही है नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात आपने सर से सुनी, आप इसे याद भी रखें। और यकीनन जो भी इस्लाह कोई करता है तो उसकी इस्लाह कबूल करनी चाहिए, और इस्लाह
कबूल कर लेने से खुद के अंदर निखार पैदा होता है, तब्दीली आती है। सर ने बताया सर, एक होती है तनकीद। जी। तनकीद को आज बहुत सारे लोग बुरा तस्वुर करते हैं, समझते हैं, हालांकि उनका मानना ये कि भाई ये तनकीद हम इसे नहीं मानते। फिर क्या मानते हो? कहते कि तनकीद बराए इस्लाह होना चाहिए, ये तनकीद की आड़ में ये कुछ और है, उनका मानना ये होता है। मैं आपको सही लफ्ज़ देता हूँ, तनकीद की आड़ में तनकीस है। तो देखिए, तनकीद और तनकीस, इन दोनों के बीच में बहुत बारीक लकीर का फ़र्क है। सही बात। आप एक कदम उधर जाएंगे वो तनकीस हो जाएगी, नक्श निकालने लगेंगे, इधर आएंगे तनकीद रहेगी। तनकीद का मकसद और नियत तो सिर्फ इस्लाह होता है, सही है ना। लेकिन जिसके कलाम पर या जिसकी तख्लीक पर आप तनकीद कर रहे हैं, क्या उसके अंदर इतना ज़र्फ है कि वो अपने ऊपर होने वाली तनकीद को इस्लाह के नुक्ते नज़र से कबूल कर ले? तनकीद आज इसलिए रांदे दरगाह है कि सामने वाला जो है, जो लिखता है, वो अपने आप को बहुत ऊंचा राइटर समझता है, बहुत बड़ा मुसन्निफ समझता है। हाँ, उसकी आना, उसकी खुदी जो है इतनी ऊपर होती है कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है वाली बात हो जाती है। तो तनकीद का बर्दाश्त करने का हौसला जिसके अंदर रहता है वो अदब बनता है। सही बात। अब उसमें तनकीद में अगर तनकीस भी हो तो फिर वो राइटर को सब्र करना चाहिए, सब्र का फल बहरहाल मीठा होता है। हाँ, बिल्कुल सही। सर, अभी आपने लिखने के हवाले से कहा था कि काफ़ी दिनों तक मैंने लिखना बंद कर दिया, फिर दोस्तों ने कहा कि अभी लिख। हाँ, तो ये मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे असातिज़ा के अंदर और जो अदबी हल्के से। हाँ, एक बात और मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ कि लिखना मैंने बंद नहीं किया था, नावल का तर्जुमा बंद किया था। अच्छा। एक ज़माने में समझ लीजिए कि 1993 से लेकर 1995 तक हमारे यहाँ रोज़नामा हिंदुस्तान शुरू हुआ था। सरफराज आरजू साहब ने यहाँ शुरू किया था रोज़नामा हिंदुस्तान, तो उसके अमले में मैं भी शामिल था। तो उसमें मेरा काम ये था कि मैं अकाउंट देखूं और अंग्रेज़ी के जो पर्चे हैं, मिसाल के तौर पर आउटलुक है, इलस्ट्रेटेड वीकली है, उस ज़माने में इलस्ट्रेटेड वीकली आता था, और टाइम है और ओरिएंट है, ये सारे इनमें जो अच्छे मज़ामीन हैं उसका मैं तर्जुमा करूं। तो आप समझ लीजिए कि 1993 से लेके 1997-98 तक 4-5 साल के अरसे में मैंने कम से कम 2000 मज़ामीन जो हैं वो तर्जुमा किए हैं, अंग्रेज़ी से उर्दू छपे हुए हैं। तकरीबन 2000 डेली अखबार निकलता था और डेली कुछ ना कुछ मेरा रहता था उसमें। बल्कि कभी कभी तो ऐसा होता था कि बम्बई से फ़ाइल आती थी, इसके इंटरनेट नहीं था, वो डाक के ज़रिए से या ये वायर के ज़रिए से फायर आती थी, कंप्यूटर पर आती थी। तो किसी वजह से जब वो फाइल नहीं आती थी तो अखबार का मैटर जो था वो अधूरा पड़ा रहता था। तो मेरे 4-4 मजमून वाले एक ही शुमारे में लग जाते थे। तो एक ये भी था। दूसरी बात ये थी कि और सारे मैंने तर्जुमा किए थे। विभाग में था हमारे हारून साहब, वो ला कर देते भाई इसका तर्जुमा करो। तो मुझे उसमें मैंने बहुत सारे उसमें तर्जुमे किए। उसमें एक मुझे याद है, अरुंधति राय का एक मजमून था। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी पार्लियामेंट हमले के जुर्म में। तो उसके पहली बरसी जब आई थी तो ये अरुंधति राय बहुत बड़ी मुसन्निफ़ा है, अब बेहद साफ दिल की है। बुकर अवार्ड उसको मिला है और बहुत सारे लोगों के नज़रों में खटकती है, तो बुकर अवार्ड मिला उसको। तो वो वहाँ पर श्रीनगर में मौजूद थी उस वक्त, तो पहली एनिवर्सरी के मौके पर। तो उसने वहाँ पर जो कुछ देखा वो बयान किया। उसके बाद उसने सवालात कायम किए, उसकी तहकीक और उसके जो वाक़या जो हुआ है उसके बाद उसने सवालात कायम किए और एक भी सवाल का जवाब कोई दे नहीं सका, आज तक नहीं दे सका है। तो वो मजमून जो मुझे याद है अच्छी तरह, मैं उसकी कॉपी भी मेरे पास। और उसके अलावा बहुत सारे मज़ामीन ऐसे हैं जो इनकलाब वगैरह में भी छपे हैं, लेकिन अब वो एक रावत रहती थी तो वो हो गई। अब उसके बाद फिर ये शुरू हुआ, रह गया अय्याम। मरहबा किड्स मॉल पार्टी वियर, वेडिंग कलेक्शन, बर्थडे वियर वगैरह के खुसूसी स्टॉक्स। मरहबा किड्स मॉल, मसाला चक्की वाली गली नंबर 6, फिरदौस टावर, इस्लामपुरा में ज़रूर तशरीफ़ लाएं। सर, आपके साथियों दोस्तों के साथ जो आपका हल्का है
उसमें कभी जब कुछ होता है तो वो अदबी हल्के की कुछ चीज़ें बहुत यादगार बन जाती है। तो कोई ऐसा वाक़या जो अभी तक आप ना भूल सके हो, आप लोगों के दरमियान एक यादगार बन गया हो, कुछ ऐसा कोई किस्सा कुछ सुनाइए। देखिए, जो यादगार किस्से रहते हैं ना, वो सेंसर वाले रहते हैं। फिल्टर करके कुछ। ऐसा कोई वाकया जो था, ये हमारे हारून साहब का वो बेबाक का सालनामा निकलता था, तो उसकी तैयारी के लिए एक कमेटी बनी थी। कब की बात है सर? ये 2007 की 6 या 7 की बात है। हर साल वो सालनामा निकालते थे, उसके लिए स्पेशल जो है वो मज़ामीन लिखवाते थे। तो उसकी तैयारी में ये अपने जाफरी साहब, सहाफ़ी अपने जाफरी साहब, और वो सलीम एक शायर थे ना, क्या नाम है उनका, प्राइमरी टीचर थे, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा उनका, तखल्लुस सलीम साहब थे, और हमारे आसिफ सुबानी साहब थे, सिराज दुलार साहब थे, मैं था, और एक लोग और थे। तो इसका पे हम लोग बैठे थे। तो काम वापट गया। उसके बाद यह कि चलो अब फ़ोटो खिंचवा लें, इसका में सब ग्रुप का फ़ोटो भी देना था। तो ऊपर से निकले, ऊपर इसाक खिज़र साहब भी थे। तो ऊपर से आए नीचे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि इसाक खिज़र साहब जो थे, ये हारून मियां साहब के स्टूडेंट थे। हारून साहब मालेगांव हाई स्कूल के पहले हेडमास्टर थे, और ये उनके पहली बैच थी जिसमें इसाक खिज़र साहब थे। तो उनके स्टूडेंट थे, पढ़ते थे उनके पास। तो ऊपर से नीचे उतरे। अब हारून साहब एकदम आगे, उनके पीछे मैं, उनके पीछे इसाक खिज़र साहब, उनके पीछे दूसरे लोग। अब हारून साहब जब नीचे उतरे तो फाटक से बाहर निकलते हुए उन्होंने मुड़ के देखा तो नहीं, लेकिन वहीं से बोले, अबे वो बेवकूफ़ इसाक को बुला। अब इसाक साहब से बिल्कुल पीछे थे। अब वो पलट के देखा, अबे इसाक तू यहाँ है? अरे बोले हजरत मैं यहाँ हूँ ना। तो अब एकदम झेंप गए हारून साहब। हाँ हाँ, अच्छा हाँ तू है। अबे क्या मैं तुझको बोल नहीं सकता क्या ऐसे? ना बिल्कुल बोल सकते सर। और तो मैंने जैसे कहा ना, बाकी सारे वाक़यात जो है वो फिल्टर वाले हैं, तो आप उसको जाने दीजिए। सही। सर, रह के अय्याम के हवाले से अभी हमने बात की, तो तर्जुमा करने का दिन कितने लगे, कितने महीने, कितने अरसे में मुकम्मल हुआ ये? मैंने नवंबर 21 में शुरू किया था। 21 में हाँ, और सितंबर 23 में ख़त्म हुआ वो। अच्छा। और उस वक्त जब मैंने ख़त्म किया तो मुझे अफसोस ये हुआ कि मुझे ये कोविड के वक्त में ख्याल क्यों नहीं आया। हाँ, बिल्कुल फुर्सत थी। नहीं तो सर 21 में जब आपने शुरू किया है तो कोविड नहीं था, मिला होगा ना कोविड के अय्याम? नहीं, मेरे ख्याल में नवंबर 21 में तो कोविड का वो ख़त्म हो गया था, अपने वहाँ से ख़त्म हो गया था। हाँ, आपने मालेगांव वाले के जो है ना, जो अभी तक तहकीक हो रही है कि इनको कोविड क्यों नहीं हुआ, तो उसी का नतीजा है वो। तो उस वक्त तो काफ़ी अपने मालेगांव के पर ये कानेटकर, हाँ, SNDC यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर हैं कानेटकर मैडम, उनकी टीम यहाँ आई थी बाकायदा 2 मरतबा कि सब हाँ कोविड के तो हाँ कि सबको होता है, मालेगांव वालों को क्यों नहीं होता। तो किसी ने बताया था कि उनके कोई टीम वहाँ पर गई उससे पूछने के लिए कि भाई आप लोगों को क्यों नहीं होता है, तो किसी ने कह दिया था कि भाई हम लोग गोश्त खाते हैं इसलिए नहीं होता है। ऐसा भी जवाब दिया। अब ये अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर। हाँ सही है, वो तो सही है। हाँ, किसी का कमाल नहीं है, किसी की अपनी वो चालाकी नहीं है, ये बिल्कुल जी बिल्कुल उसी की वजह से सारे मामला हमारे यहाँ दुरुस्त। बल्कि हमारे एक दोस्त हैं, गैर मुस्लिम थे वो, तो उधर कैंप में कहीं रहते थे। अब एक मरतबा वही कोविड के वक्त में थोड़ा सा रिलैक्स हुआ था, उधर नहीं हुआ था, अपने वहाँ हुआ था। तो आए वो उसके लेके स्कूटर पर आए और मुझे आवाज़ दिए। मैं ऊपर से नीचे उतरा। क्या वसंत साहब? अबे भैया, बोले क्या बोलूँ मैं, ये देख तेरी भाभी है, अपनी बीवी के साथ में लेकर आए थे, ये घर में 3 महीने से छुप के बैठी है, नहीं कोविड है, नहीं कोविड। मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई वो अब कम हो गया, आप निकल सकते हैं। नहीं बोले नहीं निकल सकते। तो मैं उसको यहाँ दिखाने लाया हूँ, तो चल दिखा मुझको।
तो हम लोग वहाँ से इधर अंसार रोड और आपके निशात रोड हाँ। और उधर ऐसे घुमाया मैंने, सब चहल पहले दुकानें हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, दुकानें खुली हुई है, तो उसकी बीवी का मुंह खुला के खुला है, ऐसे देखते चल रही है क्या हो रहा है। क्या हो रहा है, मैं तो चार वैसे दीवारी में चार बैठ दीवार में कर कर दिए। चल कुछ जो न्यूज़ वगैरह देख कर और फिर हालात ऐसे बने थे सर के किसी ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियस ले लिया, हाँ और वही दहशत जिन लोगों को ज़्यादा बैठ गई थी वो लोग बहुत जल्दी हौसला बाहर हाँ, निकलने जी का जी नहीं कर पा रहे थे। जी जी। हम्म। तो नाजरीन, बहुत सारी बातें हमने उस्मान गनी सर साहब से की है, इसकस लाइब्रेरी के हवाले से, उनके दौर के हवाले से, उनकी तर्जुमे के हवाले से। रेग अय्याम किताब आने वाली है, उसकी तकरीब इजरा अनकरीब होने वाला है, आप उसे भी जहन में रखें। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली पॉडकास्ट में अगले मेहमान के साथ। तब तक के लिए अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।